सिद्धार्थ को पता था कि अगर कंपनी को पता चल गया कि वो किसी केस में इन्वॉल्व है तो उसकी नौकरी खतरे में पड़ जाएगी। सिद्धार्थ ने सोच लिया कि वो पुलिस स्टेशन जाकर किसी तरह इंचार्ज को मना लेगा और अपना नाम इस केस से वापस ले लेगा। सिद्धार्थ मन ही मन उस समय को कोस रहा था जब उसने शिल्पा के साथ काम करने के लिए हाँ कहा था। उन लोगों से सबसे बड़ी गलती ये हुई थी कि ब्लू एम्प्रेस क्लब में सभी जगह सीसीटीवी कैमरास लगे हुए थे। आज वहां जो कुछ भी हुआ सब कुछ साफ साफ रिकॉर्ड हो गया था और उस रिकॉर्डिंग से किसी को भी पता चल सकता था कि असली माजरा क्या है। शिल्पा और सिद्धार्थ दोनों ही इस केस में बुरी तरह फंसने वाले थे। अगर किसी के ऊपर झूठा आरोप लगाया जाता है तो उसे कड़ी सजा मिलती है। उस सिचुएशन से बचने का सिर्फ एक ही रास्ता है कि उस व्यक्ति से माफी मांग ली जाए जिसके ऊपर झूठा आरोप लगाया गया हो। सिद्धार्थ जानता था कि शिल्पा तो इस मामले में बच जाएगी, लेकिन उसका करियर शुरू होने से पहले ही खत्म हो जाएगा। सिद्धार्थ ने सोच लिया था कि अपने आप को बचाने के लिए उसे जो भी करना पड़े वो करेगा। वहीं पुलिस ने क्लब में अपना काम जारी रखा और क्लब की सीसीटीवी फुटेज अपने क्लाउड नेटवर्क पर स्टोर करवा ली। अब भारत की पुलिस हाईटेक हो गई थी और इसलिए केस से जुड़े सबूत और फाइलों को एक सिक्योर नेटवर्क पर रखा जाता था। इस नेटवर्क का एक्सेस सिर्फ पुलिस के पास होता था और इसी की मदद से पुलिस बिना किसी डर के इन्वेस्टिगेशन कर सकती थी। पहले के समय में एविडेंस के साथ बहुत छेड़छाड़ होती थी, लेकिन अब ऐसा होने की संभावना कम थी। क्लब सिक्योरिटी मैनेजर ने पुलिस इंचार्ज से बात करने के बारे में सोचा। क्लब की इमेज का सवाल था, इसलिए मैनेजर का ऐसा करना जरूरी था। आज से पहले ब्लू एम्प्रेस क्लब में इस तरह का कोई केस नहीं हुआ था। सिक्योरिटी मैनेजर जानता था कि अगर उसने सिचुएशन को नहीं संभाला तो उसकी नौकरी तो गई थी। क्लब का मालिक नहीं चाहता था कि क्लब के ऊपर कोई भी पुलिस केस हो या किसी केस में क्लब का नाम आए। क्लब में ऐसे बहुत से कस्टमर थे जिन्हें अपने प्राइवेसी की भी चिंता थी और पुलिस के हस्तक्षेप से प्राइवेसी खत्म हो जाएगी। स्टेशन इंचार्ज मार्कंडे ने सिक्योरिटी मैनेजर को बुलाया और उससे पूछा, तो मिस्टर, आप और आपके मालिक को जब भी हम बुलाए तब आपको आना पड़ेगा। हो सकता है कि हमें और गवाहों की जरूरत पड़े और ऐसे में आपका रहना बहुत जरूरी है। मुझे बताने की जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी फॉर्मेलिटी तो पूरी करनी होगी। अगर आप या क्लब के ओनर हमारे बुलाने पर भी नहीं पुलिस स्टेशन आए तो आपके ऊपर केस लगा दिया जाएगा। अब यह केस एक हाई प्रोफाइल केस बन गया है और जब तक इस मामले में पूरी तरह से जांच नहीं हो जाती मैं किसी को नहीं छोड़ सकता। हमें टिप भी मिली है कि यहां पर कई सीक्रेट काम भी चल रहे हैं। जब तक हम पूरी तरह से अश्योर नहीं हो जाते कि यहां ऐसा कुछ भी नहीं है तब तक आपको इस क्लब को भी बंद रखना होगा, क्योंकि अब ये एक क्राइम सीन है, इसलिए यहां कोई आ जा नहीं सकता। मैंने जो भी बताया है आप अपने मालिक को बता देना। सिक्योरिटी मैनेजर ने इंचार्ज से कहा, सर आप जानते हैं कि हमने आज तक किसी कानून को नहीं तोड़ा। यहाँ जो कुछ भी हुआ उसमें मुझे गड़बड़ नजर आती है। मैं और मेरी टीम आपका पूरा सपोर्ट करेंगे। आपको यहाँ आने के लिए कोई दिक्कत नहीं होगी। आप चाहे तो हम आप लोगों को फ्री सर्विस दे सकते हैं, पर प्लीज इस क्लब को बंद मत करवाइए। स्टेशन इंचार्ज मार्कंडेय ने कहा, अगर ऐसा है तो मैं कल आपके मालिक से मिलूंगा, उसके बाद सोचूंगा कि मुझे क्या करना है। फिलहाल तो हमारा काम यहाँ हो गया है, इसलिए हम चलते हैं। आपसे कल थाने में मुलाकात होगी। ध्रुव की हालत काफी खराब थी। यह पहली बार था जब उसे इतनी चोट लगी हो। पुलिस ने ध्रुव को जल्द से जल्द हॉस्पिटल में एडमिट करने का इंतजाम किया था। ज्यादा खून बहने की वजह से ध्रुव बेहोश हो गया था और इसलिए अब ध्रुव को जल्द से जल्द अस्पताल पहुंचाना जरूरी हो गया था। नीरज और पायल ध्रुव के साथ ही थे। स्टेशन इंचार्ज मार्कंडेय ने पायल से पूछा, क्या तुम इस लड़के की फैमिली को जानती हो? हमें जल्द से जल्द इसकी फैमिली को इन्फॉर्म करना होगा। यहां पास की हॉस्पिटल में इसे एडमिट कराया जाएगा। ध्रुव के ऊपर संगीन आरोप है, इसलिए हमें उसका बयान भी लेना होगा। जरूरत पड़ी तो उसे गिरफ्तार भी करना पड़ सकता है। ऐसे में तुम्हें इस लड़के की फैमिली को इस बारे में बताना होगा। थोड़ी देर में एम्बुलेंस आ जाएगी और उसके बाद हम इसे हॉस्पिटल में एडमिट कर देंगे। तुम अभी फोन करके इसके परिवार वालों को सब बता दो और उनसे कहो कि जल्द से जल्द हॉस्पिटल पहुंचे। स्टेशन इंचार्ज मार्कंडेय की बात सुनकर पायल तुरंत हरकत में आई और उसने अपने फोन से ध्रुव की आई को कॉल किया। घर पर ध्रुव की आई को भी चिंता हो रही थी कि आखिर ध्रुव को लौटने में इतनी देर क्यों हो रही है। अपने फोन पर पायल का कॉल देखकर उन्हें लगा कि जरूर ये कॉल ध्रुव के बारे में ही होगा। ध्रुव की आई ने फोन उठाया और पायल से पूछा, पायल तुम लोग कहाँ हो और ध्रुव को इतनी देर क्यों हो रही है?
मुझे सब सच सच बताओ कि तुम लोग हो कहाँ। सब कुछ ठीक तो है ना? मैं अभी वहां आती हूँ और ध्रुव को लेकर जाती हूँ। पायल ने एक लंबी सांस लेते हुए थोड़ी हिम्मत जुटाई और फिर ध्रुव की आय से कहा, आंटी, हम लोग ब्लू एम्प्रेंस क्लब में हैं, लेकिन। इतना कहकर पायल को रोना आ गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर किस तरह से वो ध्रुव के बारे में उसकी आई को बताए। ध्रुव की आई ने पायल से पूछा, पायल, तुम मुझे चिंता में डाल रही हो। आखिर क्या हुआ है? तुम इस तरह से रो क्यों रही हो? पायल ने अपने आप को संभालते हुए कहा, आंटी, ध्रुव का यहां कुछ लोगों से झगड़ा हो गया और उन लोगों ने ध्रुव को बहुत बुरी तरह मारा है। यहां पर पुलिस भी आई हुई है और हम उसे पास के हॉस्पिटल में एडमिट कर रहे हैं। आप जल्दी से यहां आ जाइए। ध्रुव की आई ये सब सुनकर सदमे में आ गई थी। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि वो जो सुन रही है क्या वो सच में सही है। किसी तरह खुद को संभालते हुए ध्रुव की आई ने पायल से कहा, बेटा, तुम लोग उसके साथ तब तक वहां रहना जब तक मैं नहीं आ जाती। उसे किसी भी हाल में अकेला मत छोड़ना। मैं अभी वहां आती हूं। ध्रुव की आई ने इतना कहकर फोन काट दिया। पायल जानती थी कि इस समय उनका वहां रहना बहुत जरूरी है। फिर पायल ने देखा कि नीरज और कुछ पुलिस वाले ध्रुव को एम्बुलेंस के अंदर ले जा रहे हैं। वहां पर 2 डॉक्टर्स भी मौजूद थे और वो ध्रुव की हालत का जायजा ले रहे थे। पायल ने अपने ड्राइवर को बुलाया ताकि वो भी एम्बुलेंस के पीछे पीछे हॉस्पिटल पहुंच सके। नीरज एम्बुलेंस में ध्रुव के साथ था और पायल अपनी कार में एम्बुलेंस के पीछे हॉस्पिटल जा रही थी। वो माहौल काफी टेंशन भरा था। सभी लोगों की तरह पायल के मन में भी कई सवाल थे। उसे इस बात पर बिल्कुल यकीन नहीं था कि ध्रुव ऐसा कुछ कर सकता है। एम्बुलेंस मुंबई के ट्रैफिक से जूझते हुए ध्रुव को पास के एक हॉस्पिटल में ले आई जहां पर उसे एडमिट किया जाना था। एक हवलदार भी उनके साथ था जो वहां पर इस बात को नोट करने आया था कि ध्रुव को किस रूम में रखा जाएगा। क्योंकि वो एक हाई प्रोफाइल केस था, इसलिए पुलिस ने ध्रुव की सिक्योरिटी का भी इंतजाम किया था। हॉस्पिटल में सिक्योरिटी टीम के मेंबर्स भेष बदल कर आए हुए थे और उनका काम ध्रुव के ऊपर नजर रखना था। ध्रुव की इस हालत का कई लोग फायदा उठा सकते थे, इसलिए सिक्योरिटी टीम रेड अलर्ट पर थी। डॉक्टर्स ध्रुव को लेकर इमरजेंसी वार्ड में चले गए और उसका ट्रीटमेंट शुरू कर दिया गया। पायल और नीरज बाहर वेटिंग एरिया में थे। बाहर के लोगों को वहां से आने जाने की परमिशन नहीं थी। इमरजेंसी वार्ड के बाहर कांस्टेबल भी खड़ा हुआ था और अपने दूसरे साथियों का इंतजार कर ही रहा था। स्टेशन इंचार्ज मार्कंडे और दूसरे लोग भी वहां पहुंचने वाले थे। ध्रुव से पहले उन्हें शिल्पा का स्टेटमेंट रिकॉर्ड करना था, इसलिए वो लोग दूसरे हॉस्पिटल गए हुए थे जहां शिल्पा एडमिट थी। थोड़ी देर में ध्रुव की आई हॉस्पिटल आ गई और उन्होंने पायल से सवाल करना शुरू कर दिया। वो जानना चाहती थी कि आखिर ये सब कैसे हुआ। पायल ने उन्हें सब कुछ पूरी डिटेल में बताया और ये भी बताया कि उन्हें वहां किसने इनवाइट किया था। ध्रुव की आई के लिए इन सब चीजों को समझना मुश्किल हो गया था। उन्हें यकीन नहीं हुआ कि उनका बेटा ऐसा कुछ भी कर सकता है। इसलिए ध्रुव की आई ने पायल से पूछा, कहाँ है वो लड़की? मैं उससे मिलना चाहती हूँ। मैं अपनी आंखों से देखना चाहती हूँ कि उस लड़की ने जो आरोप लगाए क्या उनमें जरा भी सच्चाई है। जब तक मुझे इस बात पर यकीन नहीं हो जाता मुझे चैन नहीं मिलेगा। पायल ने ध्रुव की आई को समझाते हुए कहा, आंटी, ये केस पुलिस देख रही है, हमें उनके काम में इंटरफियर नहीं करना चाहिए। मुझे पूरा भरोसा है कि पुलिस इस पूरे मामले की सच्चाई तक पहुंचेगी और जिसने भी क्राइम किया है उसे सजा मिलेगी। जिन लोगों ने ध्रुव के साथ मारपीट की थी उन सभी को गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस उनसे पूछताछ करेगी और शायद उन्हें लॉकअप में भी रखा जाए। इस वक्त पुलिस शिल्पा से पूछताछ कर रही है और उसके बाद वो लोग ध्रुव के पास आएंगे। हमें पुलिस को अपना काम करने देना होगा, वरना ये मामला और बिगड़ सकता है। ध्रुव की आई वेटिंग एरिया में रखी एक बेंच पर बैठ गई और सोचने लगी कि क्या उनके दिए आदर्श और संस्कारों में कोई कमी थी। आखिर ऐसा क्या था जिसकी वजह से ध्रुव ने यह सब किया? क्या ध्रुव सच में ऐसा कुछ कर सकता है? ध्रुव के आगे उसका पूरा भविष्य था, लेकिन अब उसके भविष्य का क्या होगा? इन्हीं सभी बातों को सोचकर ध्रुव की आई बेचैन हो गई थी। वहीं सिक्योरिटी कंपनी के ऑफिस में शिवानी अपने बॉस के सामने थी। इतने सालों में पहली बार उसने वंश राठौर को परेशान देखा था।
वंश उसके सामने 3 बार स्टेशन इंचार्ज को कॉल कर चुके थे। वंश राठौर ने जोर से टेबल पर हाथ मारते हुए शिवानी से पूछा, आखिर तुमसे इतनी बड़ी गलती कैसे हो गई? तुम अच्छे से जानती हो कि ध्रुव की सिक्योरिटी मेरे लिए कितनी जरूरी है, फिर भी तुमने ये सब कुछ होने दिया। क्या मैंने तुम लोगों को यहाँ पर इसलिए रखा है ताकि हमारे क्लाइंट को कोई बुरी तरह से पीटते रहे और हम तमाशा देखते रहे? तुमने मुझसे एक बार भी नहीं पूछा कि इस सिचुएशन में तुम्हें क्या करना चाहिए। तुमने अपने हिसाब से काम किया और उसका नतीजा क्या हुआ? तुम्हें जरा भी अंदाजा है कि ऐसी सिचुएशन में क्या क्या हो सकता है? अगर ध्रुव की आई को ध्रुव के बारे में सब पता चल गया तो, मीडिया को ध्रुव के बारे में कुछ पता चल गया तो? शिवानी, मुझे तुमसे ऐसी गलती की उम्मीद नहीं थी। तुमने ध्रुव को अकेले कैसे छोड़ा? तुम्हें अच्छे से पता है कि पुलकित ध्रुव के पीछे पड़ा है और वो किसी भी हद तक जा सकता है। इतना सब जानने के बाद भी तुमने एक बार भी मुझसे पूछने की कोशिश नहीं की। शिवानी, तुम्हारी जिम्मेदारी सिर्फ ध्रुव की पर्सनल सेक्रेटरी की नहीं है, बल्कि तुम्हें उसकी सुरक्षा भी करनी है। ध्रुव जैसे क्लाइंट की सुरक्षा के लिए जरूरी है कि हमें उसके सभी दुश्मनों के बारे में पता हो और हमें यह भी पता होना चाहिए कि वो क्या करने जा रहे हैं और क्या कर सकते हैं। अब यहां से आगे क्या होगा? क्या ध्रुव अपनी बेगुनाही साबित कर पाएगा या सभी के सामने उसे गुनहगार मान लिया जाएगा? जानने के लिए सुनते रहिए।